नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोलबर्ग की नैतिक विकास की जो सिद्धांत पढ़ाए थे उस पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग आज देखेंगे। इस क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस बताने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इनका सिद्धांत क्या था, इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने क्या बताया था, नैतिक विकास किस प्रकार से एक बालक में होता है उसके लिए इन्होंने क्या किया था, कुछ चरण बताए थे, उसके भी क्या दो दो स्टेप बताए थे। और टोटल इन्होंने 6 स्टेजेस की बातें करी थी, अवस्था की बातें करी थी। जिसमें पहला जो लेवल होता है, जो चरण होता है, वो होता है प्री कॉन्वेंशनल, या जिसको बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत या पारंपरिक अवस्था। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पारंपरिक अवस्था या रूढ़िगत अवस्था। और थर्ड होता है पोस्ट कॉन्वेंशनल, जिसको बोलते हैं उत्तर पारंपरिक या उत्तर रूढ़िगत अवस्था। और इसके भी दो दो उन्होंने क्या बताए थे, सब स्टेजेज बताए थे। इस प्रकार से टोटल कितने सब स्टेज हो जाते हैं, 6 सब स्टेजेज की बात उन्होंने करी है, बताए हैं। और इन्हीं क्या होती हैं, जैसे जैसे बालक का एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, क्या होती हैं कि उसकी जो नैतिक तर्कना होती हैं, जो उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, जो मोरल रीजनिंग होती हैं, एक सही गलत के बारे में फैसला लेने की जो उसकी एबिलिटी होती हैं, वो भी क्या होती हैं और बेहतर होती चली जाती हैं। धीरे धीरे क्या होती हैं, उसकी चेंज होती जाती हैं। जिस तरह का पर्सपेक्टिव होता है उस ढंग से बच्चे भी क्या करते हैं, नैतिक रीजनिंग और नैतिक डिसीजंस, निर्णय लेने लगते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। और ज़्यादा अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप तैयारीपुर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती हैं। जो एक 9 कह सकते हैं कि 9 वर्ष का जो एक बालक है, उसकी नैतिक तर्कना जो मोरल रीजनिंग होती है वो किस पे आधारित होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़े होंगे, आप देखे हैं वहाँ पे कि 9 वर्ष के बालक होते हैं, वो किस अवस्था में होते हैं, वो पहली अवस्था में होते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत या पारंपरिक अवस्था। और उस दौरान क्या होता है, बालक जो भी निर्णय लेता है वो मिलने वाले परिणाम के आधार पे लेता है, कि उसका परिणाम क्या निकल रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो जो भी एक्टिविटी करता है उससे जिस तरह के परिणाम उसको मिलते हैं, उसी के आधार पे वो सही गलत को पहचान पाता है, जान पाता है। अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी बालक किया और उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिला, तो वो समझता है कि ये अच्छा कार्य था और उसको वो रिपीट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी कार्य के बदले में अगर उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, या फिर उसको आप किसी तरह से उसको पनिश करते हैं, दंडित करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसको वो गलत के रूप में परसीव करता है, गलत के रूप में समझता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को क्या करता है, निर्धारित करता है। जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब कि जो परिणाम निकलता है उसके आधार पे, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी कार्य का सही होना इस बात पे निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या कहती हैं, सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप जैसा मैंने बताया कि 9 वर्ष का बालक किस अवस्था में होता है, वो पहली अवस्था में होता है, ठीक है, पहले चरण में होता है। और पहला चरण का क्या गुण है कि पहले चरण में जो भी बच्चे होते हैं वो सही गलत को उसके परिणाम के थ्रू जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, किसी कार्य को के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़े हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इस अवस्था में, किसी अवस्था की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इस अवस्था में बच्चे अच्छे होते हैं ताकि उन्हें अन्य लोगों के लिए अच्छे के रूप में देखा जा सके, ठीक है।
किस अवस्था में बच्चे अच्छे होते हैं ताकि उन्हें अन्य लोगों से क्या मिले, अन्य लोगों का अनुमोदन मिले, अन्य लोग उसको क्या कहें, अच्छा कहें। ठीक है, और ये तब होता है जब आप सोसाइटी में जाते हैं, और सोसाइटी में आप जाते हैं, आप अच्छा बनने की कोशिश तभी करते हैं जब आप देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ नियम्स हैं, और कुछ जो भी नियम है, रूल्स हैं, और आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो फिर क्या होता है, लोग आपको अच्छे के रूप में परसीव करता है, आपको अच्छा कहता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था की बातें हो रही हैं, तो आपने पढ़ा है, वहाँ पे देखे होंगे कि फर्स्ट जो स्टेज होती हैं, जो फर्स्ट लेवल होती हैं, जिसमें कहा गया है कि जो भी आप व्यवहार करते हैं, सही गलत करते हैं, उसको उसके परिणाम के थ्रू आंका जाता है। सेकेंड जो होता है वो होता है कॉन्वेंशनल, मतलब कि पारंपरिक अवस्था या रूढ़िगत अवस्था, और उसमें क्या होता है कि उसमें आप सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी में जो भी नियम है, सोसाइटी ने जो मानदंड बना रखे हैं, जो वैल्यू, जो मूल्य बना रखे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करने की कोशिश करते हैं। मतलब सोसाइटी में अगर सोसाइटी ने बना रखा है कि चोरी करना अगर पाप है, तो क्या होगा, आपको कभी भी आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी इसको क्या करती है, एक तरह से गलत रूप में देखती हैं, पाप के रूप में उसको देखती हैं। तो आप क्या है कि सोसाइटी को मान रहे हैं, और सोसाइटी में क्या होते हैं कि अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आप अच्छे हैं, अदरवाइज आप अच्छे नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अन्य लोगों के सापेक्ष में क्या होते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से प्रेरित हैं, और जब सोसाइटी से प्रेरित की बात आएंगी तो वो सेकेंड लेवल होंगी, जिसको क्या बोलते हैं, रूढ़िगत अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे नैतिकता क्या होता है, अब समाज आप डिसाइड करेगी कि नैतिकता और सही गलत क्या होता है, गलत क्या है, सही क्या है। अब वो समाज में बने हुए नियम के आधार पे ही क्या होंगे, जांचे जाएंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पारंपरिक अवस्था। ठीक है, पारंपरिक जो चरण है वो हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस चरण में क्या है, व्यक्तिगत निर्णय व्यक्तिगत अधिकारों और अधिक से अधिक अच्छे के लिए न्याय पर आधारित होता है। देखिए क्या होता है कि पहले में तो आपने देखा कि फिजिकल है, कि जो भी फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज मिले उसके आधार पे आपने सही गलत देखा। दूसरी में क्या होता है कि समाज के जो नियम बने हुए हैं, आप उसके आधार पे सही गलत में फैसला ले रहे हैं, सही गलत में भेद कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद की जो अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं उत्तर पारंपरिक या उत्तर रूढ़िगत अवस्था, उसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि किसी की जान बचाने के लिए आप जो सोशल रूल बने हुए हैं आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो वो किस अवस्था में होता है, वो होता है उत्तर पारंपरिक में। कि अगर मान लीजिए कि किसी की जान बचानी है तो आप उसको, उसकी जान को बचाने के लिए आप चोरी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसी समय क्या बना हुआ है, रोड पे क्या है, रेड सिग्नल है। ठीक है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी की एक्सीडेंट आगे हो गई है, तो आप ब्रेक कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है कि एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पे सोशल नॉर्म्स से ऊपर जा कर के आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सही गलत में भेद करने की कोशिश करते हैं। और वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यक्ति, और वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स की बात होती है। ठीक है, जो मानवाधिकार हैं उसकी बात होती है, और वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही है, और जब भी व्यक्तिगत अधिकारों की बात होगी तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्तर रूढ़िगत अवस्था। इसी को उत्तर पारंपरिक अवस्था भी कहते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स की बात होंगी तो वो हो जाएगा आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल, मतलब कि उत्तर रूढ़िगत या उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, सोशल और सोसाइटी की बात होंगी, वो हो जाएगा कॉन्वेंशनल, या फिर उसको पारंपरिक कहिए अवस्था, या फिर रूढ़िगत अवस्था कहिए। और जहाँ पे आपको कॉन्सिक्वेंसेज और परिणाम की बात हो रही है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पूर्व रूढ़िगत अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल सोचने की प्रक्रिया कहलाती है, जो थिंकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, किसके लिए, सही गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए जो थिंकिंग होती है उसको बोलते क्या है, उसके बारे में यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है।
उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, नैतिक रीजनिंग एक टर्म का यूज उन्होंने किया था। नैतिक तर्कना में क्या होता है? नैतिक तर्कना शक्ति या नैतिक तर्कना में होता है कि आप सही और गलत के बारे में आप क्या कर रहे हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, दोनों जो भी सही है गलत है उसके बारे में जानना, उसके बारे में सोचने की जो प्रक्रिया होती है और फिर डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं? नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक रीजनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को मोरल रीजनिंग भी कहा गया। ठीक है, मोरल रीजनिंग कहते हैं सही और गलत के बारे में फैसला लेने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके बारे में आप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं पहलुओं पे, वो क्या होता है? नैतिक तर्क शक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4th हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देंगे नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। अब देखिए, दूसरों की स्वीकृति की बात आ रही है, दूसरों के अप्रूवल की बात आ रही है कि आपको अनुमोदन मिलेगा, आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको लोग अच्छा कहेंगे। ये बातें कहाँ पे हो रही हैं? किस अवस्था में हो रही हैं? तो ये बातें हो रही हैं आपके जहाँ पे समाज को आप ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, सही गलत के बारे में आप सोच रहे हैं, सही गलत के बारे में आप फैसला ले रहे हैं, व्यवहार समाज को ध्यान में रखते हुए। तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका रूढ़िगत अवस्था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़िगत अवस्था, जहाँ पे आप समाज को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, सामाजिक जो भी पहलू हैं उसको आप उसके बारे में सोचते हैं, सही क्या है गलत क्या है। आप देखते होइएगा बहुत काम ऐसे होते हैं जिसको आप नहीं करते क्योंकि समाज उसकी इजाज़त नहीं देती। ठीक है, चोरी करना पाप है, ये किसने बना दिया है? ये कहीं ना कहीं समाज ने ही डिसाइड किया है कि आप चोरी करना गलत बात होती है, चोरी करने से आप दंडित होंगे, समाज के द्वारा दंडित होंगे, समाज में आपको घृणा मिलेगी, लोग आपको नफ़रत के नज़र से देखेंगे, घृणित नज़र से देखेंगे। तो ये क्या था? ये क्या हुआ कि ये रूढ़िगत अवस्था है, ये समाज के द्वारा जो भी बने हुए नियम हैं आप उसके आधार पे क्या करते हैं? आप व्यवहार करते हैं, सही गलत के बीच फ़र्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देंगे। दूसरे का मतलब क्या होता है? कि समाज इसको स्वीकृति देंगे, दूसरे लोग इसको सही गलत कहेंगे। ठीक है, तो समाज इसको सही कह रहे हैं, यहाँ दूसरे से क्या मतलब है? दूसरे से मतलब समाज से है। ठीक है, और जहाँ समाज की बात आएगी वहाँ रूढ़िगत अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा तर्क करता है, तुम मेरे लिए यह करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। मतलब कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? कि आप अगर मेरे लिए कुछ करेंगे तभी हम आपके लिए भी कुछ करेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? टीट फॉर टैट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रही है। जैसे को तैसा आपने सुना होगा। जैसे को तैसा में क्या होता है कि आपने अगर किसी का कुछ बिगाड़ा तो वो भी आपका बिगाड़ दिया, या उसने आपको कुछ किया तो आपने क्या किया, मतलब वही ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात यहाँ पे है। ठीक है, आप देखते होइएगा क्लासरूम में होता क्या है कि एक बच्चे का अगर आप पेंसिल तोड़ देते हैं तो वो भी क्या करता है? आपके बुक को फाड़ देगा या फिर आपके बैग को फेंक देगा। तो ये सब जो बिहेव में आते हैं, ये सब जो व्यवहार के लक्षण होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो देखिए, चूंकि इन्होंने क्या बताया था? 3 चरण बताएं। पहला क्या होता है? जिसको बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रूढ़िगत या कॉन्वेंशनल या पारंपरिक। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं उत्तर रूढ़िगत या पारंपरिक। अब आइए, इस तीनों के क्या है? 2-2 सब स्टेजेज हैं। ठीक है, 2-2 सब लेवल हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला जो होता है उसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है?
दूसरा होता है जिसको बोलते हैं साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है टीट फॉर टैट का। ये स्टेज होते हैं जो सेकेंड आपके स्टेजेज होंगे, जो सेकेंड अवस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसी को टीट फॉर टैट बोलते हैं। और इसी स्टेज में बालक क्या करता है कि वो दूसरा अगर कुछ उसके साथ किया तो वो भी उसके साथ उसी तरह का बिहेव करेगा। ठीक है, उसी तरह की एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक काफ़ी ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होता है, इसमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ईगो का भी स्टेज होता है और इसी को यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि तुम मेरे लिए अगर कुछ करो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। ये क्लास में आप देखते होइएगा, गर्मी में क्या होता था कि आप भी मेरे को 10 बार पंखा हाँको, ठीक है, पंखा झेलो, तो हम भी क्या करेंगे, तुमको 10 बार पंखा झेलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती हैं वो किस अवस्था के कारण होती हैं, वो सेकेंड अवस्था, और जिसको क्या बोलते हैं, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। ठीक है, और ये क्या होता है, लाभ पे आधारित होता है। ठीक, ये भी कहीं ना कहीं परिणाम पे आधारित है कि आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया या अच्छा किया तो हम भी आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा करेंगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप इसमें लग जाते हैं कि आपने मेरे साथ कुछ किया है इसीलिए मैंने भी आपके साथ कुछ किया, तो ये केस में आते हैं साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता में आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, शिक्षक को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि एक बालक का नैतिक जो विकास होता है वो बेहतर ढंग से हो सके, ऐसा क्या करना चाहिए शिक्षक को। तो देखिए क्या करना चाहिए, व्यवहार करने के बारे में सख्त निर्देश दे करके। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति को अगर आप फोर्सफुली कोई भी काम करने के लिए कहेंगे तो क्या होता है, वो अपोजिट जो भी एक्टिविटी होती हैं, बिहेव होती हैं, उसको वो करना चाहता है। तो आप इस एज ए टीचर कभी भी ये ट्राई नहीं करेंगे कि किसी बच्चे को फोर्सफुली कोई भी काम करवाए। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे में एक निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा, जो भी कार्य उससे आप करवाएंगे उसके प्रति। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप सख्त निर्देश देकर के कोई भी कार्य बच्चे से नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। देखिए धार्मिक शिक्षा से मोरल डेवलपमेंट का विकास होगा या नहीं, इसके बारे में क्लियर नहीं कही गई है, या फिर कोलबर्ग के सिद्धांत में धार्मिक शिक्षा पे किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी क्या करिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए सिद्धांत की बातें हो रही हैं और सिद्धांत किसका है, कोलबर्ग का है। तो आपको ये देखना है कि कोलबर्ग के सिद्धांत में ये बातें हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि धार्मिक जो एक्टिविटीज होते हैं या धार्मिक जो शिक्षाएं होती हैं उससे हो सकता है कि मोरल डेवलपमेंट हो। ठीक है, हो सकता है, आप इससे नकार नहीं सकते, लेकिन आपको ये देखना होता है कि जो सिद्धांत पूछा जा रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग ये बात सही है कि नहीं, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो अगर सिद्धांत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी क्या होता है, आपका गलत हो जाता है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर के। अगला क्या है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। देखिए बिहेवियर के कोई भी स्पष्ट और क्लियर नियम नहीं होते, क्योंकि बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, आप अपने ढंग से स्वायत्त तरीके से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने नियम बना करके दे दिया और सिर्फ उसी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनके जो भी सिद्धांत की बातें हुई उसमें क्या होता है कि जब स्टेजेज अर्ली स्टेज में बालक होता है तो वो सही गलत को परिणाम के रूप में देखता है। जब वो अगले लेवल में पहुंचता है, जब उसका एज बढ़ता है, जब वो 12 साल 13 साल 14 साल का होता है, तब क्या होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। और जब उससे बड़ा होता है, उससे आगे जाता है, तब क्या करता है, वो अपने कॉन्साइंस के आधार पे, ठीक है, अपने कह सकते हैं कि
जो उसकी सोच होती है उसके आधार पे वो क्या करने लगता है, सही गलत को समझने लगता है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, स्पष्ट नियम तो नहीं है। एक बालक जो फर्स्ट स्टेज में था उसका सोचने का अलग तरीका था, वो बिहेव अलग ढंग से कर रहा था। जब वो अगले स्टेज में गया तो उसके बिहेवियर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, वो किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गया। तो उसी ढंग से आप स्पष्ट एक नियम बना नहीं सकते हैं व्यवहार के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। इनके सिद्धांत में ये चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इन्होंने ही खुद बताया कि समय के साथ क्या होता है, उसकी मोरल रीजनिंग जो होती है वो बदलती जाती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, अगर आपने कुछ इस तरह का सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज करा, आपने कुछ डिबेट ऑर्गेनाइज करा और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, नैतिक रीजनिंग के आधार को ही क्या कर रहे हैं, बेस बना करके आप क्या कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं। आप वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मॉडल रीजनिंग या नैतिक जो मूल्य हैं, मॉडल जो वैल्यूज हैं, उसके साथ अगर आप कार्य करते हैं तो आपको किस तरह से फ़ायदे होते हैं, किस तरह से आपको अप्रूवल मिलता है, आप किस तरह से सक्सेसफुल बनते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, तो बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो क्या होगा, वो उसका बूस्टअप होगा, उसका डेवलप होगा, वो सही होता जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। टीचर को कोशिश करना चाहिए कि क्लासरूम में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल को क्या करे, प्रेजेंट करने की कोशिश करे। जो भी आइडियल हैं, जैसे आइडियल में स्वयं विवेकानंद जी हो सकते हैं, अब्दुल कलाम जी हो सकते हैं। तो इस ढंग से आप क्या करेंगे, जो बेहतर आपको लगता है कि ये आइडियल पर्सन है, आप उसको क्या करें, उनके जीवन के बारे में कुछ बातों को डिस्कस करने की कोशिश करें क्लासरूम में। तो इससे भी क्या होता है, बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं में पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, ये तो अगर आपने स्टेजेज याद रखा है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनने वाली क्वेश्चन है। क्या है, कोलबर्ग के नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सा है। पहली अवस्था आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिए पहली अवस्था कौन सा है, क्या है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ये पहली ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोशल से पहले की बात कौन सी होगी, जब बच्चा फिजिकल परिणाम के आधार पे, जो भौतिक परिणाम है उसके आधार पे सोचेगा, उस वो क्या हो जाएंगे आपके, आप देखिए वो आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छे पारस्परिक संबंध, ये क्या है, ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल वाले हैं नहीं, ये सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार की बातें हो रही हैं, ये तो सबसे लास्ट लेवल की है। तो अब देखिए कौन सा है, आज्ञाकारिता एवं दंड वाली जो स्टेजेज होंगी, वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो नहीं है, ये जो अच्छे संबंध की बात होती है, ठीक है, ये कौन सा होता है, ये होता है आपका 3, ठीक है। और जहाँ पे आप अच्छा लड़का अच्छे लड़की बनने की कोशिश जो करते हैं आप, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप इस ढंग से कार्य करें कि लोग आपको अच्छा लड़का के रूप में परसीव करें, अच्छी लड़की के रूप में परसीव करें, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये कौन सा होता है, फोर्थ होता है। और सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार की बात होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की और ह्यूमन राइट्स की, पर्सनल राइट्स की बात होती है, तो ये फिफ्थ होता है, ठीक है। अब आइए, इसमें कौन सा नहीं है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा कौन सा होता है, दूसरा जिसको बोलते हैं साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता की बात होती है या अभिविन्यास की बात होती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म की बात होती है, तो वो होता है, दूसरा होता है। ये दूसरा हो गया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे तीसरा होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। और चौथा होता है जिसको बोलते हैं
सामाजिक व्यवस्था, या इसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, जिसको कानून या व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। उन्मुखता, अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था, उन्मुखता। और पांचवा में क्या होता है? पांचवा में होता है आपका सामाजिक अनुबंध या पर्सनल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और छठा में होता है यूनिवर्सल, मतलब कि सार्वभौमिक। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता, ठीक है। तो इस ढंग से क्या हो गए? 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? आप देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञाकारिता और दंड। जो अभिविन्यास होते हैं या उन्मुखता होते हैं वही क्या हो जाएंगे? पहला चरण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था? अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा नैतिक विकास की एक अवस्था है। इसका मतलब है कि इसमें से 3 है जो नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? प्रसुप्ति अवस्था। प्रसुप्ति अवस्था को क्या बोलते हैं? लैटेंसी स्टेज होता है। और इसकी बात कौन करते हैं? तो इसकी बात करते हैं फ्रायड। फ्रायड ने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उनमें उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करी हैं, जिसमें उन्होंने 5 बताए हैं, ठीक है। ये फ्रायड के डेवलपमेंटल या विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। जिसमें पहला होता है ओरल होता है, दूसरा एनल होता है, उसके बाद क्या होता है? फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल होता है, ठीक है। तो ये प्रसुप्ति अवस्था फ्रायड का है, तो ये कोलबर्ग का नहीं है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जी यहाँ पे आप देख सकते हैं सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और देखिए सोशल सामाजिक अनुबंध किसका है? उत्तर रूढ़िगत अवस्था का। ये पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? अवस्था है, ठीक है। तो ये बातें कौन करते हैं? ये बातें करते हैं कोलबर्ग। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बातें कौन करते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बातें करते हैं पियाजे। जो पियाजे ने सिद्धांत अपना दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें पियाजे क्या करते हैं? 4 विकास की अवस्थाएं बतलाते हैं संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें उन्होंने क्या बोला था? यह तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें पहला कौन सा होता है? संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा होता है जिसको अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो ये पियाजे बताए हैं। उद्योग बनाम अधीनता का अवस्था, तो ये व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया है एरिक एरिक्सन द्वारा। एरिक एरिक्सन द्वारा दिया हुआ ये सिद्धांत है, ठीक है। उसमें बताया गया है ये उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था। उन्होंने क्या बताया है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस की बातें करी हैं, ठीक है। तो ये आपके एरिक एरिक्सन के हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलबर्ग का सेकेंड, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इस ढंग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा है जो कोलबर्ग के द्वारा दिया हुआ एक अवस्था है, नैतिक विकास की एक अवस्था है, ठीक है। या पहला कौन है या तीसरा कौन है, इस ढंग से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आप याद रहेगा तो इजीली बन जाएगा आपसे। चलिए अगला देखते हैं, कोलबर्ग द्वारा पूरी तरह से जो मेंशन नहीं किया गया था, संबोधित नहीं किए जाने के बाद गिलिगन ने क्या किया? नैतिक विकास के अपने सिद्धांत में एक तत्व पे क्या किया था? विचार किया था। मतलब कि ये एक तरह से क्या है कि इनकी जो लिमिटेशंस हैं, इनकी जो कमी है, उसको क्या किया गया था? कोलबर्ग के सिद्धांत में जो चीज़ें कमी रह गई थी उसी को, या उसका कह सकते हैं आलोचना से आधारित ये प्रश्न है कि किसने किया था आलोचना? जो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? गिलिगन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? आलोचना करी थी इनके सिद्धांत का, और आलोचना भी किस आधार पे किए थे?
तो आलोचना में इन्होंने बताया था कि इन्होंने जितने भी अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए और सिद्धांत प्रतिपादित करने के दौरान इन्होंने जितने भी सब्जेक्ट थे, मतलब जो इनके सिद्धांत जब बना रहे थे उस समय जितने भी इनके सब्जेक्ट के रूप में जिन पे इन्होंने ये पूछा, प्रश्न पूछ करके जो अपना इन्होंने क्या बनाया था, सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसमें सारे के सारे क्या थे, मेल थे, मतलब कि सारे के सारे बॉयज थे, एक भी फीमेल नहीं थी या गर्ल्स नहीं थी। तो इन्होंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं इनका जो सिद्धांत है वो जेंडर कह सकते हैं कि बायस्ड है, लिंग क्या करता है, लिंग पे विभेद करता है, भेद करता है, ठीक है, उसकी बात ये करते हैं कौन, गिलिगन। और फिर उन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किया, ठीक है, जो जेंडर जो डिफरेंसेस थे उसको क्या किए, ख़त्म करते हुए अपना सिद्धांत दिए। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़ कि कोलबर्ग के जो सिद्धांत थे उसमें लिंग भेद पे क्या किया गया था, को ध्यान में नहीं रखा गया था और सिर्फ लड़कों पे ही क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन्हीं से पूछ करके ये सिद्धांत तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये, और दूसरी चीज़ कि किसने इनका आलोचना किया, तो गिलिगन का नाम सबसे प्रमुख आता है जिसने इनके सिद्धांत को क्या किया था, का आलोचना किया और अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए, ठीक है। तो उन्होंने किस आधार पे, कि लिंग के आधार पे उनका कहना यह था कि जो भी इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें क्या था कि एक हिंज थे, उसकी कहानी थी और उसी के आधार पे ही क्या हुआ था, क्वेश्चंस पूछ करके और इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये गिलिगन का कहना है, इसीलिए क्या है, इनका जो सिद्धांत है वो जेंडर बायस्ड से सफ़र करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या कॉन्सेप्ट हैं कोलबर्ग की थ्योरी में और क्या क्या है, तो उसके लिए आप चैनल पे जा कर के आप प्लेलिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, लिंग भेद, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो भी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ से, ठीक है। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।